हे भगवान, मैं कब से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे ये घर वाले मुझे कभी चैन से पढ़ने भी नहीं देंगे। बेफिजूल के खर्चे करना तो कोई तुमसे सीखे मनीषा। अरे तुम्हें इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? देखो विशाल, थैला उठाओ और जाओ बाजार में, तब तुम्हें पता चलेगा कि सब्जी से लेकर साबुन तक हर एक चीज कितनी महंगी हो चुकी है। मैं कोई फालतू के पैसे उड़ाकर नहीं आई हूँ। अरे तीज त्योहार पर भी मुश्किल से नए कपड़े पहनती हूँ मैं, और इतना सब सहने के बाद भी तुम मुझे ताने दे रहे हो। कुछ भी मत बोलो मनीषा, और ये बात तो तुम कहो ही मत कि तुम्हें मुश्किल से कपड़े मिलते हैं। अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें वो गुलाबी साड़ी दी थी। अरे वो भी कोई साड़ी है क्या विशाल? कितनी सस्ती साड़ी है वो। उससे अच्छा तो मेरे मायके से लाई हुई साड़ियां है। मनीषा, कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके पीछे देने का भाव मायने रखता है। नहीं विशाल, कीमत भी मायने रखती है। तभी वहां पर रोहिणी आती है। भैया भाभी, अब आप दोनों बस भी कीजिए। मैं कब से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक चीज भी मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाई है। एक तो इतना छोटा सा घर है, और ऊपर से ये रोज रोज के तमाशे। मैं तो इन सबसे परेशान हो गई हूँ। इतना कहकर रोहिणी वहां से पुस्तकालय चली जाती है, और वहां पर वो अपनी अमीर सहेली तनु को भी बुलाती है। क्या हुआ रोहिणी, तू काफी परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या? अब मैं तुझे क्या बताऊं तनु। एक तो मेरा घर इतना छोटा है कि मैं एकांत में बैठकर ठीक से पढ़ भी नहीं सकती। कभी सिलबट्टे या ओखल की आवाज, तो कभी माँ के चिकचिक, नहीं तो भाभी भैया के झगड़े, तो कभी भांजी की शैतानियां। अरे यार, तुझे इस तरह से देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तेरी जिंदगी तो एकदम मस्त है। हम मिडिल क्लास वालों के घरों में ये रोज की कहानी है। हाँ रोहिणी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतने अच्छे माता पिता और इतना अच्छा घर मिला है। सच में मेरे घर जैसी शांति और कहीं नहीं मिलेगी तुझे। लेकिन रोहिणी, तू चिंता मत कर, तेरी भी जिंदगी एक ना एक दिन मेरी जैसी होगी, देखना तू। अब क्या पता तनु, आखिर मेरे नसीब में क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन। क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुझे एक हफ्ते के लिए सैर पर जाना है, वो भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन माँ, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, साथ में टीचर्स भी हैं, तो डरने वाली क्या बात है उसमें? आप खामोखा मेरी चिंता कर रही हो। देखो रोहिणी, एक बार माँ ने कह दिया ना, तो बस बात खत्म। तू किसी ट्रिप विप पर नहीं जाने वाली, और ये ट्रिप वगैरह में पैसों की बर्बादी करने की क्या जरूरत है? कुछ भी विशाल, अरे तुम्हें तो सब कुछ पैसों की बर्बादी ही लगता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी एक बर्बादी ही हो। मनीषा बहू, ज्यादा जबान मत चला, वरना एक लपड़ लगाकर तेरे मायके पार्सल कर दूंगी तुझे। हाँ तो फिर जाने दीजिए ना रोहिणी को, और ये अभी नहीं जाएगी तो कब जाएगी? शादी होने के बाद ससुराल वाले तो इसे कहीं अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप और आपका बेटा, आप दोनों भी एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस हो। अरे कितना पैसों के बारे में सोचोगे? जरा रोहिणी के बारे में भी तो सोचिए। बस कर बहू, अब एक और शब्द भी अपने सड़े हुए मुंह से मत निकालना। अरे ये मेरी बेटी है या तेरी बेटी है? और रोहिणी बेटी, बात पैसों की बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो तेरी चिंता है। आए दिन अखबार में क्या क्या छपता रहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ तू कहीं नहीं जाएगी। और तुझे अगर कहीं घूमने जाना ही है तो तू केवल अपने परिवार के साथ ही जाएगी, बाकी किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन माँ, बस बहुत हुआ, अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब रोहिणी बहुत उदास हो जाती है। ओह नो, ये तू क्या बोल रही है रोहिणी? हाँ तनु, और माफ करना मुझे, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी। मेरे परिवार वाले ऐसे ही है यार, अब मैं भी क्या करूं? सच में रोहिणी, मुझे तो तेरे घर वालों का कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे कितनी दबी हुई सोच है उनकी। मेरे मॉम डैड ने तो एक झटके में ही मुझे हाँ कह दिया, और साथ ही पैसे भी दे दिए।
वो लोग मेरी इच्छाओं को समझ कर लेते हैं। काश मेरी माँ भी तेरी मॉम जैसी होती तनु। तू एक काम कर, अभी के लिए मैं तुझे पैसे देती हूँ, फिर बाद में तू मुझे लौटा देना। लेकिन तू अभी चल ट्रिप पर, क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है और अगर तू नहीं आएगी तो ये ट्रिप एकदम बोरिंग होगी यार, कुछ मजा नहीं आएगा। अरे नहीं तनु, तू मुझे पैसे क्यों देगी? ये सब मत कर। और पैसों की बात तो है ही नहीं यार, उन्हें मेरी बस चिंता हो रही है, इसीलिए वो नहीं छोड़ रहे मुझे। तू और बाकी सब जाकर मजे करो, मैं तुम लोगों को कॉल करती रहूंगी। इस तरह से रोहिणी अब ट्रिप पर जा ही नहीं पाती। फिर एक दिन, अरे तनु, ये तेरे हाथ में किसका फोन है? और तेरा फोन कहाँ पर चला गया? ट्रिप से आने के बाद तेरा फोन ही नहीं देखा मैंने। अरे ये मेरा ही फोन है, नया वाला। क्या? हाँ रोहिणी, ये फोन मुझे मॉम डैड ने दिया है, क्योंकि ये वाला फोन एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है ना मार्केट में, और सब इसे ही ले रहे हैं। पूरे 2 लाख रुपए का फोन है ये। अरे वाह, क्या बात है! तेरे मॉम डैड तो एकदम कमाल के हैं तनु। और एक मेरे घर वाले हैं जो मुझे अभी तक नया लैपटॉप दिला रहे हैं। 2 साल से उन्हें बोलती आ रही हूँ मैं, लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं रोहिणी, मिल जाएगा तुझे, तू फिक्र मत कर। और तुझे चाहिए तो मेरा लैपटॉप ले ले, मेरे पास 2 पड़े हैं। अरे नहीं तनु, जाने दे। फिर कॉलेज के बाद रोहिणी और तनु घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, इतनी भयंकर बारिश में तू अपने घर कैसे जाएगी रोहिणी? हाँ ना तनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। और अभी अभी तो मैंने न्यूज भी देखी फोन पे कि रास्ते में पानी भरने के कारण सारी बसेस बंद हो चुकी है। अरे तू चिंता मत कर रोहिणी, मैं हूं ना। आज की रात तू मेरे ही घर पर रुक जा और सुबह होने पर वापस अपनी घर चली जाना। लेकिन तनु, मैं तेरे घर पर कैसे रह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रह सकती तू? और तू इतना क्यों शर्मा रही है? एक तू ही तो है मेरी पक्की सहेली, और वो घर जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। शुक्रिया तनु। फिर रोहिणी तनु के साथ उसके घर चली जाती है। अरे रोहिणी, तूने अपने भैया को फोन करके बता दिया ना कि तू मेरे साथ है, वरना तेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ तनु, भैया को मैंने बता दिया है। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं तेरे पास जो रहने वाली हूँ। चलो ठीक है। वैसे तनु, तेरा घर तो बहुत ही सुंदर और बड़ा है। शुक्रिया रोहिणी। अरे मॉम, आप आ गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने को। अरे तनु बेटा, मुझे एक अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है, इंटरनेशनल क्लाइंट भी मौजूद होंगे उसमें, इसीलिए अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। किसी नौकर से कह दो ना, या फिर ये लो, ये कार्ड रखो तुम्हारे पास, और जो मंगवाना है मंगवाओ। ओके मॉम। वैसे मॉम, आपको और डैड को मुझे ट्रिप की फोटोज दिखानी है। आज रात आप दोनों मेरे कमरे में आ जाना, हम सब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। नहीं तनु, तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों भी काफी थक चुके हैं। आज ढेरों मीटिंग्स थी, इसीलिए तुम हमें वो फोटोज शेयर कर दो, हम फोन में ही देख लेंगे। अच्छा चलो बाय, गुड नाइट बेटा। लेकिन मॉम, फिर बरखा वहां से चली जाती है। अरे क्या हुआ तनु? कुछ भी तो नहीं, मेरी मॉम भी ना, सच में। अब देखो कितना ख्याल रखती है वो मेरा, काम में इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी से छोटी जरूरतों का कितना ध्यान रखती है। लेकिन तनु, तुम्हें तो कितनी भूख लगी थी, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बना क्यों नहीं दिया? अरे नहीं रोहिणी, वैसी बात नहीं है। वो जानती है कि मुझे कैफे का पिज्जा, पास्ता और बर्गर ये सब कितना पसंद है। चलो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं, ठीक है रोहिणी? चलो। ऐसे ही एक रोज जब रोहिणी की तबीयत खराब हो जाती है, तभी, बुआ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। ये ले रोहिणी बेटा, ये काढ़ा पी ले,
इससे तेरा बुखार कम हो जाएगा। और ये ठंडी पट्टी भी बदल दे, इससे तेरा जुकाम जल्दी से ठीक हो जाएगा। और रोहिणी, तुम्हें जो भी खाना है वो मुझे तुम बोल दो, या फिर मैं तुम्हारे लिए देसी घी वाली दाल खिचड़ी बना दूं क्या, या फिर दलिया बनाऊं, या फिर सूप। अब तुम ही बताओ मुझे कि तुम्हें क्या खाना है। हे भगवान, अरे बस मामूली सा बुखार ही तो आया है मुझे, तो फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ए लड़की, एक थप्पड़ दूंगी, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप ये काढ़ा पी ले। और नहीं तो क्या? अरे बुखार ही तो है, इसका क्या मतलब है? तू मेरी इकलौती बहन है, और अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो क्या पड़ोसन की बहन का ख्याल रखूंगा क्या? पागल कहीं की। फिर एक दिन जब रोहिणी तनु के घर पर पढ़ाई करने जाती है, तभी तनु, तेरे मॉम डैड के कमरे से कब से आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ रोहिणी, सब कुछ ठीक है, तुम उन पर ध्यान मत दो, मुझे ये गणित समझाओ। ठीक है तनु। अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अखिलेश? मैंने अपने लिए पैसे इस्तेमाल करके गलत किया है क्या? वो बात नहीं है बरखा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुम्हें अगर पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करने थे तो तुम थोड़ा रुक जाती ना। 2 से 3 महीने में मोटी रकम मिलने वाली थी हमें, लेकिन तुमने हमारी उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अरे 2 साल बाद उसका दुगना दाम मिलता हमें। बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। अरे कितनी प्रॉपर्टीज बनानी है तुम्हें अखिलेश? अगर मैंने अपने नए बिजनेस के लिए पैसे इस्तेमाल कर भी दिए तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? और तुम तो कितनी फालतू की जगह पर पैसे इन्वेस्ट करते हो। हाँ, बकवास बंद करो बरखा, कुछ भी मत बोलो। अरे बकवास तो तुम बंद करो, समझ गए ना? तभी वहां पर तनु आती है। बस भी कीजिए मॉम डैड, जब देखो तब आप दोनों झगड़ते ही रहते हो, कभी तो खुशी से एक दूसरे से बात कर लिया करो। तनु बेटा, तुम जाओ यहाँ से और जाकर अपनी पढ़ाई करो, हमारे बीच में मत पड़ो। फिर तनु अपने कमरे में लौट जाती है। क्या हुआ तनु, तेरे मॉम डैड आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्या? क्या लड़ाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो किसी और के साथ फोन पे झगड़ रहे हैं, शायद कुछ बिजनेस से संबंधित है। ओह, ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंकल और आंटी आपस में लड़ाई ही कर रहे हैं। तो फिर तनु मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? फिर एक दिन रोहिणी अपने भाई और भाभी को एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाते हुए देख लेती है। मुझे माफ करना विशाल, कभी कभी मैं हिटलर का रूप धारण करके तुम पे एकदम बरस पड़ती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम जब भी गुस्सा करती हो ना तब बहुत प्यारी लगती हो, और अगर गुस्सा ही नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वो प्यारा सा रूप कैसे देख पाऊंगा? क्यों मेरी बिल्लो रानी, सही कहा ना मैंने? अरे क्या तुम भी विशाल एकदम पागल हो। उन दोनों को साथ में ऐसा देखकर रोहिणी को बहुत अच्छा लगता है। मेरे भैया भाभी को किसी की नजर ना लगे। फिर एक दिन अचानक से रोहिणी को पता चलता है कि तनु को फूड पॉइजनिंग के कारण शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिर वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और तभी वह दरवाजे से देखती है। क्या मतलब, मॉम और डैड कहाँ पर है? वो मुझसे मिले बगैर ही बिजनेस ट्रिप पर चले गए। यस मैडम, उनकी आज शाम की फ्लाइट थी, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपका ख्याल रखें। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है और तनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर रोहिणी तुरंत हॉस्पिटल रूम के अंदर चली जाती है। तनु, तनु बस कर, तू रो क्यों रही है? तो फिर मैं क्या करूं रोहिणी, मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। आज मैं इस हालात में यहाँ पर एडमिट हूँ और मेरे मॉम डैड मुझे एक बार भी मिलने तक नहीं आए, और वो अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल गए। क्या? हाँ रोहिणी,
उन्होंने हमेशा से ही ऐसे ही किया है। मैंने आज तक तुझे अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताया है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अमीर होने के बाद भी बहुत गरीब हूँ। मेरा घर बड़ा तो है, लेकिन वहाँ खुशियाँ नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह मुझे कभी गर्मा गर्म खाना बनाकर नहीं खिलाती, और उस दिन भी मेरे मॉम डैड झगड़ा ही कर रहे थे। रोहिणी, क्या इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? हाँ रोहिणी, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी की छवि तुम्हारी नजर में एकदम खुशहाल ही दिखाई है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। मेरे मॉम डैड बस अपने बिजनेस और पार्टीज में ही बिजी रहते हैं। वो बस मुझे पैसे देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कब समझ आएगा कि मुझे पैसा नहीं बल्कि उनका वक्त और प्यार चाहिए। एक ही घर में रहने के बावजूद भी मैंने उन दोनों के साथ कितने महीनों से ठीक से बात भी नहीं की है। दोनों की जिंदगी का ये कड़वा सच सुनकर रोहिणी बहुत ही भावुक हो जाती है और वो तनु को अपने गले से लगाती है। रोना बंद कर तनु, मैं तेरे मॉम डैड को जरूर समझाऊंगी, और आज मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज बस प्यार और अपनों का साथ ही होता है। मेरे परिवार वालों ने पैसों से ना सही, लेकिन उनके साथ से हमेशा खुश रखा है मुझे कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मेरा घर भले ही छोटा है, पर वहाँ का कोना कोना खुशियों से भरा हुआ है। हाँ रोहिणी, वही तो कह रही हूँ मैं। जब तुम बीमार थी तभी तुम्हारे अपने तुम्हारे पास थे, लेकिन आज मैं शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे अपने है ही नहीं। तनु के जीवन की सच्चाई जानकर रोहिणी को अब जीवन का अर्थ समझ आता है, और उस दिन के बाद से वो अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी से रहती है। सुहाना अपने पति सुदीप, सास चित्रा, ससुर भास्कर और ननद ध्रुवी के साथ रहती है। उनके घर पर उनके साथ नौकरानी पिंकी भी रहती है, और पिंकी का एक मोबाइली बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम सचिन होता है। एक दिन की बात है, पिंकी रसोई में कुकर को गैस पर चढ़ाकर घर के गार्डन एरिया में चली जाती है और वहां पर मस्त आराम से बैठकर अपने बॉयफ्रेंड सचिन से फोन पर बातें करने लगती है। तभी किचन में चित्रा आ जाती है। अरे ये क्या, ये पिंकी कहाँ चली गई, और पता नहीं कब से उसने गैस ऑन रखा है। फिर जब चित्रा कुकर के पास चली जाती है तभी वो प्रेशर के कारण फट जाता है और चित्रा का मुंह जलकर काला हो जाता है। बचाओ, अरे पिंकी कहाँ पर मर गई तू? अपनी सास की आवाज सुनकर सुहाना वहां भागी दौड़ी चली आती है, और अपनी सास की ये हालत देखकर वो उस पर खूब हंसने लगती है। ओ तेरी माँ जी, आप ये भूतनी कैसे बन गई? ओह गॉड, ये कुकर ब्लास्ट हुआ है क्या? अरे नालायक लड़की, हंस क्या रही है मुझ पर? मैं क्या कोई जोकर हूँ क्या? और अपना मुंह ही चलाती रहेगी क्या? जरा मुझ पर भी ध्यान दे, मुझे मेरा मुंह साफ करना है। मेरे चेहरे की तो पूरी तरह वाट लग गई है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जरा अपना ये मुंह धो लीजिए। फिर चित्रा अपना मुंह ठंडे पानी से धो लेती है और उस पर क्रीम भी लगाती है, जिसके बाद उसे काफी राहत मिलती है। और फिर बाद में दोनों सास बहू मिलकर नौकरानी पिंकी को खूब सुनाती है। पिंकी, तुझे कोई अक्ल वक्ल नहीं है क्या? अरे इस तरह कुकर को गैस पर चढ़ाकर कौन जाता है भला? अरे ध्यान तो देती उस पर, पता नहीं कब से चढ़ा के रखा था वो कुकर। और नालायक, बाहर गार्डन में किससे गप्पे लड़ाई जा रही थी? तेरी लापरवाही के कारण ही आज मेरा ये हाल हो गया। मुझे किट्टी पार्टी में जाना था, लेकिन अब तेरे कारण मैं किसी भूतिया फिल्म की चुड़ैल बन चुकी हूँ।
सत्यानाश हो तेरा पिंकी। मेरे को माफ कर दियो बड़ी मालकिन। मैं सच में भूल ही गई थी कि गैस पर कुकर रखा है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा लेप बनाती है जिससे आपका चेहरा जल्दी से ठीक हो जाएगा। अरे तेरी लेप की तो ऐसी की तैसी। नहीं चाहिए मुझे कोई लेप वेप। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और आइंदा से अगर कोई लापरवाही की तो तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी, इतना याद रखना। फिर एक दिन पिंकी घर वालों को दांत दर्द होने का बहाना देकर चुपके से सचिन से मिलने जाती है। जानू, कैसा है रे तू? पूरे 2 दिन बाद मिल रही है मैं तुझको। अरे कितना मिस किया मैंने तेरे को। अरे हटा सावन की घटा। मेरे को मालूम है कि तू ये सब मस्का लगा रही है। अगर तू मेरे को प्यार करती ना तो मेरे को तो तू रोज ही मिलती। अरे नहीं रे सच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे काम वाले बहुत खड़ूस किस्म के लोग हैं, जल्दी बाहर निकलने ही नहीं देते मेरे को। और अभी भी मैं दांत दर्द होने का बहाना लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे को मिलने के लिए। अरे चल चल बता ये सब। अब अपन दोनों मस्त चाय की टपरी पे तो कटिंग चाय पीते हैं और फिर तेरे को घुमाने ले जाता हूँ मैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ओके मेरे सच्चा, चल घूमने चलते हैं। लेकिन उसी दौरान भास्कर पिंकी और सचिन को बाइक पर घूमते हुए देख लेता है और वो घर जाकर सबको पिंकी के बारे में बता देता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही पिंकी भी वापस घर पर आ जाती है। लो, आ गई मोहतरमा घूम फिर के। अरे काय का घूमना फिरना बड़ी मालकिन, मैं तो दांत के दवाखाने गई थी, अपने दांत के दर्द का इलाज करवाने। शट अप पिंकी, झूठ मत बोलो। पापा जी ने तुम्हें किसी लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है और तुम अब झूठ बोल रही हो। लगता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आईच्या गावात। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई भी लफड़ा नहीं चल रहा है बाबा। और बड़े साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे जरा अपना चश्मा तो लगा लिया कीजिए, फिर देखा कीजिए। खाली फोकट मेरे नाम की बदनामी काय को कर रहे हो? मैं वो नहीं होऊंगी, कोई और ही छोएगा। शायद तुम सही कह रही हो पिंकी। पापा ने तो चश्मा लगाया ही नहीं था और शायद इसीलिए उन्होंने किसी और को ही पिंकी समझ लिया होगा। नहीं ध्रुवी बेटा, अरे मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो पिंकी ही थी जो बाइक पर घूम रही थी। बड़े मालिक, मैं वो नहीं थी बाबा। प्लीज रहम कीजिए मुझ पर और मेरे नाम के खड़े फोड़ना बंद कीजिए। और इस तरह से पिंकी भास्कर को ही गलत ठहराती है। और अब पिंकी रात भर अपने जानू सचिन के साथ फोन पर बातें करती रहती है और दिन में भी सारे काम करते समय उसका पूरा ध्यान फोन में ही रहता है। ऐसी ही एक सुबह जब चित्रा और सुहाना कहीं बाहर जाते हैं तो पिंकी सोफे पर बैठकर 3 से 4 घंटों तक सचिन से बातें करती रहती है। अरे बेशरम लड़की, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक तूने ना तो कोई खाना बनाया है और ना ही पूरे घर की सफाई की है, और बस सोफे पर आराम से बैठकर फोन पे मस्त खीखे खूखू किए जा रही है। अरे मालकिन, वो मुझे गांव से फोन आएला था ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, मैं अभी फटाफट से बना देती है सारा खाना और पूरे घर की सफाई भी कर देती है। बस पिंकी, अब बहुत हुआ तेरा नाटक। अब तू काम करते समय फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब ये है कि अब से तेरा फोन हमारे पास जब्त किया जाएगा
और तेरा सारा काम होने के बाद ही तुझे फोन वापस मिलेगा। अब जाकर सारे काम निपटा ले और उसके बाद ही तुझे तेरा यह फोन मिलेगा। नहीं बड़ी मालकिन, इतना जुल्म मत कीजिए मेरे पे। देख पिंकी, ये सब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तूने ही हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया है। पिंकी के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका फोन जब्त किया जाता है और उसका सारा काम होने के बाद ही उसे वह वापस किया जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से पिंकी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड जानू का फोन आता है और उस पर सुदीप की नजर जाती है। अरे ये क्या? जानू, इसका मतलब पिंकी का बॉयफ्रेंड भी है। ये पिंकी तो बहुत ही सुपरफास्ट निकली। क्या? पिंकी का बॉयफ्रेंड? अरे नहीं मालकिन, वो जानू मतलब मेरी सहेली का फोन होगा। अरे नास पीटी करम जली, तेरी अम्मा ने रखा था क्या सहेली का नाम जानू करके? अरे बड़ी मालकिन, वो क्या है ना, मेरी सहेली का नाम जानवी है, इसीलिए मैं और मेरी पूरी सहेलियों की गैंग उसे प्यार से जानू ही बुलाते हैं। अब गया क्या आपकी खोपड़ी में कि जानू कौन है और काई को मैंने उसका नाम जानू करके सेव किया है? तू और तेरे ये दोस्त सभी एक जैसे है बाबा, एकदम गई हुई केस है तू। अब जब पिंकी का फोन जब्त किया जाता है तभी सचिन चित्रा के घर के सामने से बार बार गुजरता है और बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाते रहता है। इश, ये सचा भी ना एकदम पागल है मेरे लिए। फोन पर मैं बात नहीं कर सकती, इसीलिए ये इधर तक आ गया। आई लव यू रे मेरे बबड़िया। चित्रा सचिन को हॉर्न बजाते हुए देख लेती है और फिर अपनी बेटी ध्रुवी से कहती है, हे ध्रुवी, ये लड़का कौन है जो हमारे घर के सामने हॉर्न बजा रहा है और तू उसे टुकुर टुकुर क्यों देख रही है? ओफो माँ, अब वो हॉर्न बजा रहा है इसीलिए मैं उसे देख रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरा कोई पहचान वाला है। मैं सब समझती हूँ, मुझे येड़ी मत समझ, तेरी माँ हूँ मैं। देखिए माँ, अब आप वापस शुरू मत हो जाइए, और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं ऐसे छपरी लड़की के साथ लव शॉक करूंगी। अरे आजकल की जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है। सुंदर से सुंदर लड़कियां भी छपरी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती है, और शायद इसीलिए माँ जी को तुम्हारी चिंता सताती है ध्रुवी। और कोई बात नहीं है, देखिए सुहाना भाभी, माँ को या फिर किसी और को भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतनी भी बेअक्ल नहीं हूँ जो ऐसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाऊं। मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उस पर फोकस करूंगी और उसके बाद में ही ये सब करूंगी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन सभी घर वाले बाहर गए होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाते हुए पिंकी सचिन को फोन करके उनके घर पर बुला लेती है। लेकिन तभी उनकी पड़ोसन मीनाक्षी सचिन को घर में आते हुए देख लेती है। अरे सच्चा, जल्दी से अंदर घुस जा, वरना अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो मेरी तो पक्का वाठी लग जाएगी। ओरे जाने मन, काई को डरेली है? अपन है ना इधर, एक एक को टपका देगा। जानते नहीं लोग अपन को, अपन सच्चा भाई है। हे भगवान, ये चित्रा बहन की नौकरानी पिंकी ने ये किस आदमी को बुला लिया है घर पर? अभी चित्रा बहन को फोन करती हूँ और उन्हें पिंकी के बारे में बताती हूँ। फिर मीनाक्षी चित्रा को फोन कॉल करके पिंकी और सचिन के बारे में सब बताती है और कुछ ही देर में सभी घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो पिंकी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर चित्रा उन दोनों को चाटे मार मार कर
उन दोनों के गाल सुझा देती है, जिसके बाद सचिन को वहां से निकाला जाता है। माफ कर दियो बड़ी मालकिन, मेरे से गलती हो गई। अरे बेशरम लड़की, ये सब धंधे करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? तू यहाँ पर काम करती है, ये घर तेरा नहीं है। अरे अपने काम के बारे में तो सोच लेती है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तू यहाँ पर काम नहीं करेगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमें ऐसी नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसे नका करो, मेरे को और कई काम नहीं मिलेगा। मुझसे भूल हो गई मालकिन, मेरे को माफ कर दो ना प्लीज। मैं 100 बार उठक बैठक करने को भी रेडी है। प्लीज छोटी मालकिन, मान जाइए ना। अरे कैसे मान जाऊं मैं? तू प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे बाकी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और नहीं तो क्या। देख पिंकी, ये सब हमारे घर पर नहीं चलेगा। हम खानदानी लोग हैं। माँ, देखा ना आपने, ये वही लोफर आदमी था जो उस दिन हमारे घर के सामने हॉर्न बजाए जा रहा था और आप खामखा मुझ पर शक कर रही थी। हाँ ध्रुवी बेटा, अब मुझे समझ आ गया। देख पिंकी, अरे तेरा वो बॉयफ्रेंड मेरे घर के सामने आकर हॉर्न बजाता है और उस दिन उसी की वजह से मैंने ध्रुवी पर शक किया। अरे ये सब करना उसे शोभा देता है क्या? तू ही बता अब मुझे। नहीं बड़ी मालकिन, नहीं देता शोभा, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस बात का मैं आपसे वादा करती है। देख पिंकी, अगर तुझे यहाँ पर काम करना है तो तुझे अपनी निजी जिंदगी को साइड में रखना होगा और सही से काम करना होगा। और अगर मुझे फिर से कुछ दिखा या फिर तूने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुझे उधर के उधर ही रफा दफा कर दूंगी। समझ गई तू? ये तेरा आखिरी मौका है। हाँ बड़ी मालकिन, समझ गई मैं। पक्का मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और थैंक यू बड़ी मालकिन, मैं अब से ठीक से काम करूंगी। सचा गया तेल लेने, वो तो मेरे को बाद में भी मिल सकता है बाबा, लेकिन अभी तो काम जरूरी है। और इस तरह से चित्रा पिंकी को आखिरी मौका देती है, जिसके बाद पिंकी सही से काम करती है और किसी को शिकायत का एक मौका भी नहीं देती। सुनीता एक कॉलेज जाने वाली लड़की होती है। वो अपनी माँ अल्पना, भाई विकास और भाभी नेत्रा के साथ रहती है। एक दिन की बात है। क्या यार रूपा, ऐसा क्या देख रही है फोन में जी इतनी घुसी पड़ी है? अरे सुने ना, ये देख, हमारे कॉलेज की रिद्धि, वो आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाती है और उसकी वजह से ये कितनी फेमस हो गई है सोशल मीडिया पर। और ये साक्षी, ये भी अपने ब्लॉग से धूम मचाती रहती है इंटरनेट पर। उसके रिसेंट ब्लॉग को तो पूरे 1 लाख व्यूज आए हैं। क्या बात कर रही है तू रूपा, सच में? हाँ सुने ना, सच कह रही हूँ मैं। रूपा की बातें सुनकर सुनैना के मन में भी सोशल मीडिया पर फेमस होने की इच्छा जागती है और फिर वो अपने घर जाकर ट्रेंडिंग कंटेंट पर रिसर्च करने लगती है। अरे यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना मैं कुकिंग रिलेटेड कुछ पोस्ट करूं। मुझे खाने पीने के वीडियोस देखना बहुत पसंद है और मैं वीडियो शूट करने के बहाने खाना बनाना सीख भी जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। तो तय रहा, मैं बनाऊंगी एक कुकिंग चैनल। फिर सुनैना अपनी घर की रसोई में जाती है और अपनी माँ और भाभी से कहती है, नेत्रा भाभी, माँ, आज आप दोनों को रसोई को छुट्टी है। लेकिन क्यों बेटा, तू हम सबको पार्टी दे रही है क्या? हाँ सुनैना, आखिर बात क्या है? बस कुछ वैसा ही समझो। अरे वाह बेटा, क्या बात है? फिर सुनैना सबको अपने फूड चैनल के बारे में बताती है और तभी माँ, भाई भाभी,
आप लोग प्लीज मुझे इस नई जर्नी में सपोर्ट कीजिए। मैं कुछ हटके और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनाने वाली हूँ। ऐसी रेसिपीज जो ना ही किसी ने बनाई होगी, खाई होगी या फिर देखी होगी। अरे लेकिन जाने दीजिए ना माँ जी, सुनैना का इतना मन है तो इसे करने दीजिए। ठीक है, तुझे जो करना है तो कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे तेरे इस वीडियो के चक्कर में पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अभी अभी 12वीं से 13वीं में गई है तू, पहला साल है ना इस नए कॉलेज में। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए एंड जस्ट चिल। मैं सब मैनेज कर लूंगी। आफ्टर ऑल मैं तो मल्टीटास्कर हूँ ना। सभी सुनैना को रसोई में अपनी रेसिपी बनाकर वीडियो शूट करने की परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने उसे परमिशन देकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। सुनैना पहले वीडियो के लिए फैंटा मैगी बनाती है और उसे सबको परोसती भी है। उस मैगी का एक निवाला खाकर ही सब उस निवाले को थूक देते हैं और गुस्से से सुनैना को सुनाने लगते हैं। छी सुनैना, ये कितनी घटिया और बेस्वाद मैगी बनाई है तूने। इसे खाकर तो मेरे ऊपर का टिकट ही कट जाएगा। छी 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 छी। नेत्रा बहू, जल्दी से पानी दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। और सुनैना, प्लीज तुम खाना मत बनाया करो, क्योंकि ये मैगी तो बहुत ही बुरी बनी थी। लेकिन नेत्रा भाभी, माँ, ये तो फैंटा मैगी है, तो इसका टेस्ट तो ऐसा ही होना चाहिए ना। क्या? छी 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 छी। इसका मतलब हमने फैंटा मैगी खाई? मुझे तो ये सोचकर ही उल्टी आ रही है। अरे पागल लड़की, मैगी को पानी से बनाया जाता है, फैंटा से नहीं। और ये बात तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। फैंटा एक कोल्ड ड्रिंक है। मैं जानती थी कि ये नालायक लड़की ऐसे ही कुछ बखेड़ा करेगी, इसीलिए मैं इसे रसोई में घुसने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी बना देती है, पागल कहीं की। देखो सुनैना, हटके और अनोखे के चक्कर में आकर कुछ भी बकवास खाना मत बनाओ। देखने वाले लोग कोई पागल नहीं है जो तुम कुछ भी बनाओ और वो मान जाएंगे। और नहीं तो क्या। अरे फैंटा मैगी का नाम सुनकर ही मुझे तो घिन सी आने लगी है। आगे से तो मैं सिंपल मैगी भी नहीं खाऊंगा। और नहीं तो क्या। अरे तूने जो हम सबके लिए दिया है ना, वो थोड़ा सा तू भी चक्कर देख, फिर तुझे समझ में आएगा। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब तू अपनी रेसिपीज और वीडियो शूटिंग बंद कर और चुपचाप पढ़ने जाकर बैठ। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। और लेकिन माँ, कल्पना सुनैना की कोई बात नहीं मानती और वो उसे रसोई में आने से मनाही करती है। लेकिन फिर भी सुनैना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी माँ के सो जाने के बाद में वो रसोई में जाकर नई नई रेसिपीज के एक्सपेरिमेंट करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी। मैं अब हर 2 दिन में वीडियोस पोस्ट करूंगी और मेरी हटके रेसिपीज देखकर सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं पक्का फेमस हो जाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ काला बर्गर। काला बर्गर ये नाम तो अपने आप में ही अनोखा और अतरंगी है। इस स्वादिष्ट बर्गर को देखने के बाद तो सबके मुंह में पानी ही आ जाएगा। फिर सुनैना उस काले बर्गर की रेसिपी शूट करने लगती है और तभी ब्रेड को काला करने के चक्कर में वो अपने हाथ ही जला बैठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओह, ओह, मेरा हाथ, माँ, भैया। सुनैना की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए किचन में आ जाते हैं। क्या हुआ सुनैना, तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, अरे ये पूरी रसोई का क्या हाल करके रखा है तुमने सुनैना। हे भगवान, अरे कितनी निर्लज्ज लड़की है तू। मेरे मना करने के बावजूद भी तू यहाँ पर लौट आई।
अरे तेरी कचरे जैसी रेसिपीज को बनाने के चक्कर में तूने मेरे रसोई का क्या हाल बनाकर रख दिया है, बेवकूफ कहीं की। सॉरी माँ, वो मैं काला बर्गर बना रही थी तो मुझे लगा कि ब्रेड को दोनों तरफ से जलाना होता है, तो मैं उसी चक्कर में अपना हाथ जला बैठी। लेकिन सुने ना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ ने ये सब करने से मनाही की है ना, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी कॉलेज में एग्जाम है और अब तो तुम्हारा हाथ जल चुका है। ऐसे में तुम अपनी एग्जाम कैसे लिख पाओगी? और ये बेल बुद्धि बना बना कर भी क्या बना रही थी? काला बर्गर। अरे तेरे पिताजी ने खाया था क्या ये काला बर्गर? लेकिन माँ, ये कोई फैंटा मैगी की तरह नहीं है, ये सच में टेस्टी होता है। इसे जापान के लोग बहुत खाते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, तू यहाँ पर भारत में रहती है तो जापान के लोगों जैसा खाना क्यों पका रही है? जरा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर और अब ये नाटक बंद कर। फिर नेत्रा सुनैना के जले हुए हाथ पर मरहम पट्टी लगाती है। माँ जी, सुनैना के दिमाग में फेमस होने का भूत सवार हो गया है। जरा रसोई खाली दिखी नहीं कि ये वहां पर अपनी उबड़ खाबड़ रेसिपीज बनाकर शूट करने लगती है। हाँ नेत्रा बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। इसका भूत तो उतारना ही होगा, फिर चाहे जो हो जाए। अरे आप दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? सीधे जाकर रसोई को ताला लगा दीजिए। जब भी आप दोनों का काम खत्म हो जाएगा तब आप दोनों बाहर से रसोई को ताला लगा दीजिए। सुनैना अगर रसोई को बंद देखेगी तो उसकी आदत तो छूट ही जाएगी ना। क्यों नेत्रा, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, विकास बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उनकी सारी बातें सुनैना सुन लेती है और वह रसोई के ताले की चाबी की तरह सेम टू सेम एक दूसरी चाबी बना लेती है और चुपचाप मौके पे चौका मारते हुए रसोई में जाती रहती है। कभी सबके सोने पर तो कभी घर के खाली होने पर। इन लोगों को तो मेरा सुख देखा ही नहीं जाता। बड़े आए मेरे रेसिपीज का चैनल बंद करने वाले। इन लोगों को क्या लगा कि मैं बुद्धू हूँ? अरे मैं तो इन सबसे ज्यादा शातिर हूँ। फिर एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे वाह अल्पना काकी, क्या खाना बनाया है आपकी बहू नेत्रा ने। सच में मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। हाँ हाँ, सच में इस खाने को खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू अंकल जी। वैसे हम मीठे में घेवर बनाने वाले थे, लेकिन उतना समय ही नहीं मिला। मैं आप सबके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना देती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी क्या जरूरत है भाभी, मैं हूं ना। मैं सबके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी जानती हूँ मैं, जिसे मैंने ही इन्वेंट किया है। अरे नहीं नहीं सुनैना बेटी, तू क्यों दिक्कत ले रही है? तेरी भाभी है ना अभी, तू आराम कर। वो फ्रूट काट कर उसका कस्टर्ड बना देगी, तू चिंता मत कर। हाँ सुनैना, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी 5 मिनट में बढ़िया सा फ्रूट कस्टर्ड बना दूंगी, तुम आराम करो। लेकिन भाभी। अरे नेत्रा बेटी, तुम भी ना, अब सुनैना इतना कह रही है तो बनाने दो ना उसे। हाँ हाँ, सुनैना के हाथों की आइसक्रीम हम भी टेस्ट करना चाहते हैं। सुना है कि हाल ही में उसने फूड ब्लॉग चालू किया है। अरे नहीं आंटी जी, आप इसकी बातों में मत आइए, ये कुछ भी बना देती है। चुप रहो विकास। सुनैना बेटी, तुम जाओ और जल्दी से आइसक्रीम बना कर लाओ। हाँ अंकल जी, मैं अभी जाकर लाती हूँ आइसक्रीम। सुनैना जैसे ही रसोई में जाती है, वैसे ही अल्पना, विकास और नेत्रा के पसीने छूटने लगते हैं। हो गया सत्यानाश। फिर सुनैना बचे हुए छोले भटूरों को मैश करके उसकी आइसक्रीम बनाती है और उस बेस्वाद और बकवास आइसक्रीम को खाने के बाद में सब उसे थूक देते हैं
और वो सुनैना पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शी, इतनी गंदी आइसक्रीम खाने से अच्छा तो हम जहर खा लेते। सारे मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया इसने तो। इतनी गंदी आइसक्रीम खाने के बाद में तो अब मेरा आइसक्रीम खाने पर से ही भरोसा उठ गया है। और नहीं तो क्या। अल्पना जी, कुछ सिखाइए अपनी बेवकूफ बेटी को। आइसक्रीम के नाम पर क्या दिया है क्या पता, लेकिन बहुत ही गंदा लग रहा है। लेकिन नेत्रा बेटी, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, और तुम्हारी ये ननद ये इतना खूंखार खाना कैसे बना लेती है? कुछ सिखाया नहीं क्या तुमने इसे? माफ कर दीजिए अंकल जी, हम इसीलिए आपको मना कर रहे थे। वो दोनों उन लोगों को खूब ताने सुनाते हैं और फिर वहां से रूठकर चले जाते हैं। और तभी विकास सुनैना के सामने अपना फोन लाता है और उसे उसके वीडियोस पर आए गंदे गंदे कमेंट्स दिखाता है। ये देखो सुनैना, ये कोई तारीफें नहीं हो रही तुम्हारी। लोग गालियों के पुल बांध रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी कचरे जैसी घटिया और इरिटेटिंग रेसिपीज देखकर तुम्हें कितना हेट किया जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूं भाई? मुझे इंटरनेट पर कंटेंट बनाकर फेमस होना है। मुझे कुकिंग करना पसंद है, लेकिन आता नहीं है ना। इसीलिए मैं अपने मन से नए नए रेसिपीज बनाती हूँ, एकदम एंटीक रेसिपीज। पर सुनैना, यूनिक होने के साथ साथ रेसिपीज का कोई मतलब भी होना चाहिए ना। एटलीस्ट वो रेसिपीज खाने के लायक तो होनी चाहिए। और तुझे क्या लगता है सुनैना कि देखने वाले लोग पागल है क्या? अरे नेत्रा बहू और मैं कोई भी रेसिपी बनाने के लिए उससे मिलते जुलते 3 से 4 वीडियो देखते हैं और उसके बाद ही खाना बनाते हैं, क्योंकि कोई भी देखने वाला गलत रेसिपी नहीं बनाना चाहेगा और ना ही उसे देखना पसंद करेगा। और सुनैना, तुम्हें तो कोई खाना भी नहीं बनाने आता, तो तुम पहले वो सीख लो ना, और फिर बाद में अपने दिमाग से नई नई रेसिपीज बनाना। हाँ, शायद आप सब सही कह रहे हो। मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ भी बनाती रहती हूँ। और भाभी, अब से मैं आपसे और माँ से अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सीखूंगी और उन्हें ही पोस्ट करूंगी, और अपनी ये ऊटपटांग रेसिपीज बनाना बंद कर दूंगी। सॉरी माँ, सॉरी भाई भाभी, मेरे कारण आप सबको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। सुनैना के माफी मांगने पर सभी उसे माफ कर देते हैं और अंत में वो अपने माँ और भाभी से अच्छी अच्छी और स्वादिष्ट रेसिपीज बनाना सीखती है और उन्हें बाद में जाकर अपलोड करती है।